हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज लेके आ गए हैं ज्योग्राफी स्पेशल सेशन। और ये वही ज्योग्राफी के प्रश्न हैं जो आपके 9, 10th और 11, 12th में क्या है पूछे जा चुके हैं। और उसी से संबंधित क्वेश्चन को और भी हम सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल डिटेल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसी तरह का पांचों ऑप्शन के साथ लाया गया है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। यही क्या होता है, भारत में अक्टूबर की गर्मी का जो है मुख्य कारण यहाँ पर हो जाएगा। वही बात करें और अगर यहाँ पर क्या होना चाहिए मुख्य कारण में ही, और क्या रह सकता था, एक तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और हो सकता था क्या, बहुत कम, और सारा कारण बता रहे हैं, बहुत कम वेग वाली हवाएं, ये भी एक कारण है, बहुत कम वेग वाली हवाएं। वहीं दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण की और बात करें तो ध्यान रख सकते हैं, उसमें आपको और क्या होना चाहिए पता, एग्जैक्ट अगर इसका आंसर यही होगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। बाकी बहुत कम वेग वाली हवाएं हो गया, या फिर क्या कहता है, गंगा के मैदानों में निम्न दाब प्रणाली, निम्न दाब प्रणाली, चूंकि हमसे मुख्य कारण पूछा गया है। ऐसे तो देखिए अगर बात करेंगे तो गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब मात्र तंत्र, यही तो यहाँ पर आपको बोले, फिर गर्म और शुष्क मौसम। लेकिन यहाँ पर आपसे मुख्य बोला गया है, मतलब कोई एक जो उचित हो, तो वो उचित हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा क्या कहता है, उच्च तापमान। ठीक, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्यों राइट आंसर हुआ। वहीं अगर बात करें, चर्चा कर ले, अगर पूछ दे आपसे कि भारत में अधिकांश वर्षा, भारत में अधिकांश वर्षा की बात करें तो किस मानसून के कारण होती है, ये प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, किसके कारण, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। वहीं और आपसे प्रश्न बन सकता है, स्टार मार्क करके नोट डाउन करते चलिएगा। पूछ सकता है आपसे कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो आगमन है सामान्यतः किस महीने में होता है, तो ये जून महीने में होता है। किस महीने में, तो जून महीने में इसका आगमन होता है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है। वहीं आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून आता है। पहले राज्य की बात करें मानसून का, तो वो ध्यान रखिएगा, केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगर पूछ दे कि मानसून शब्द का उत्पत्ति, मानसून शब्द का उत्पत्ति किस भाषा में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि अरबी भाषा में हुआ है, अरबी भाषा में हुआ है। ठीक, तो आशा करते हैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर रहेगा। बाकी बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। और पहले ही बोल दिए ये PYQ है, 9, 10th, 11th, 12th के जो पूछे हुए प्रश्न हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। 2 नंबर पे चर्चा करें, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो पहले ध्यान रखिएगा कौन कौन हो जाएगा, एक तो गंगा नदी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। यानी कि 2 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, ये तो हुई इसके आंसर की बात। और इससे क्या क्या हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती हैं, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती हैं वो क्या होती हैं, 12 मासी होती हैं। सेंटेंस के रूप में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सही है या गलत, तो 12 मासी होती है। वहीं आपको पता होना चाहिए, इस तरह से लिखिए कि हिमालय
हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, किसकी बात हो रही है, नदियां की, तो ध्यान रखिएगा इसका जो अपवाह तंत्र है, कौन तंत्र, तो अपवाह तंत्र में पूछ लेता है कि मुख्यतः किस नदी का अपवाह तंत्र शामिल है, तो उस नदी में कौन कौन सा हो जाता है, सिंधु हो जाता है, गंगा हो जाता है, और कौन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भी प्रश्न पूछे तो। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियां, तो उसमें ध्यान रख लीजिएगा गोदावरी नदी हो जाएगा, कृष्णा नदी, कावेरी, ये सब, और कौन, पेरियार, ये सब जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, चलिए तीसरे प्रश्न को डील करेंगे, और लाइक जरूर कर दिया कीजिए सेशन को। मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, कौन सा मगरमच्छ का पूछा जा रहा है, तो मंजीरा का, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है स्थित ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलंगाना में, और प्रश्न पूछा हुआ है, और इसी से संबंधित और क्या प्रश्न मतलब बनेगा एग्जाम में वो आप देखिए। जैसे आपसे पूछा मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये तो हो गया तेलंगाना में। उसी तरह से जो बार बार रिपीट होते रहता है एग्जाम में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि घाना पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित हो जाएगा। कहाँ, राजस्थान में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ स्थित है, जो रिपीट हो सकता है, तो सोमेश्वर अभयारण्य की अगर बात करेंगे तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ, तो कर्नाटक में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कहता है वेदांतल, एक नाम ध्यान रखिएगा, वेदांतल अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में, पूछ सकता है आपसे। ठीक, और अगर हम बात करें, एक पूछ लेता है आपसे मानस नेशनल पार्क या मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका असम में स्थित है। कहाँ, तो असम में स्थित है। तो देखिए एक अभयारण्य से और भी हमें कितनी सारी जानकारियां मिल गई। एक और ध्यान रख सकते हैं जो पूछ लेता है एग्जाम में बार बार, डाची ग्राम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न को और देखेंगे, और बिहार शिक्षक भर्ती वाले के लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहेगा, बार बार बोल रहे हैं। 4 नंबर को देखते हैं क्या है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है, भारत की लगती है, और कितना, तो 4096 किलोमीटर लगभग ये डाटा रहता है। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये जो हो जाएगा कितना राज्य, 5 राज्य, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और अगर हम बात करें वो पांचों राज्य का कि वो 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, एक जगह आप भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे, त्रिपुरा, और कौन हो जाएगा, मिजोरम। ये सब क्या है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना है। पांचों को क्रम भी कभी दर्शाने के लिए दे दिया जाता है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश के अगर पूछ ले कि बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, घिरा हुआ
राज्य की अगर हम बात करें तो तब क्या हो जाएगा, तो वो राज्य हो जाएगा कौन, त्रिपुरा। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ठीक, वहीं अगर बात आई है भारत की तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और बार बार पूछ लेता है कि भारत जो है कुल कितने देशों के साथ समुद्री सीमा से जुड़ा है। अगर पूछे कि समुद्री सीमा से कितना देश जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखिएगा वो 7 देश हो जाएगा। कितना देश, तो 7 देश। देखिए ऑप्शन बी में 7 भी मौजूद था, तो हो सके अगला बार आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए। वो 7 देश में कौन कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, और किसकी बात आएगी, म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड, और कौन, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो ये सातों का आपको नाम भी ध्यान में होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। 5 नंबर पे चर्चा करते हैं। मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये तो आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो उसको कहा जाता है स्टेपी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगर बात करें स्टेपी घास के मैदान का विस्तार आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा इस घास का मैदान का हंगरी हुआ, यूक्रेन, रूस, या फिर क्या कहता है मंगोलिया, चीन, कुछ सुन के भी आप लिख लिया कीजिए, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, शॉर्ट में लिख देते हैं आपको। कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और कौन, उज्बेकिस्तान हो गया। ये सब क्षेत्र में क्या है, ये स्टेपी घास के मैदान का विस्तार फैला हुआ है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित, ये तो आपको हम कई बार बताए भी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका क्या, डाउन्स। ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद था। ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे ये पुस्ताज, तो चलिए नीचे लिख देते हैं पुस्ताज की अगर बात करेंगे तो ये इसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पुस्ताज जो है ये हंगरी के, यानी कि हंगरी के शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पुस्ताज। और ये आपसे पूछ सकता है, इसको स्टार मार्क कर लिया कीजिए। ठीक, बाकी कई बार आपको बता चुके हैं, उत्तर अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास शीतोष्ण, ये सब आपको कितना बार एक ही जगह लिखा चुके हैं। चलिए आगे की चर्चा करेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आपसे अरावली पर्वत श्रेणी में पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा उसमें जो हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बात हो गई। उसी तरह से ऑप्शन ए में आपको क्या दिख रहा है, डोडा बेट्टा। तो ये किसका सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर हो जाएगा, किस पर्वत श्रेणी का, तो ये नीलगिरी पर्वत। किस पर्वत का, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा। और अगर हम बात करें और किसका आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपसे कई बार आपसे क्या प्रश्न पूछता है, पर्वत की बात आई है तो ये भी पूछ लिया गया है बिहार शिक्षक भर्ती में कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से भी लिखे, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, या फिर पूछ सके आपसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, तो वो कौन सा हो जाएगा। ये आपको भली भांति पता भी होगा लेकिन लिखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। वो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची, तो
तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये भी आपको पता है, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। रिपीटेड प्रश्न है ये सब, किसी भी एग्जाम में आपको दिखते रहेंगे। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एंडीज पर्वत, काफी बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला का अगर सबसे ऊंचा चोटी आपसे पूछ दे तो ध्यान होना चाहिए एकांकागुआ। क्या हो जाएगा? एकांकागुआ। तो यही तो हमसे प्रश्न क्या किया जा रहा था, यहाँ पे हमसे अरावली का पूछा गया था, आगे हो सके ये सब में से किसी का पूछ लिया जाए। चलिए आगे प्रश्न पे बढ़ेंगे। वन्य घुड़कर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? देखिए अभयारण्य से संबंधित प्रश्न आपको मतलब पूछे गए हैं भर भर के, तो ध्यान देना जरूरी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य है सब करा दिया जाएगा आपको। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात हो जाएगा। तो ये तो हो गया वन्य घुड़कर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ, तो गुजरात में स्थित हो गया। कुछ और बात कर लेते हैं अभयारण्य या पार्क का, उससे संबंधित राज्य का। जैसे आपको किसका किसका ध्यान रख लेना, एक पूछता है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, तो ये आपको संबंधित राज्य बिहार हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपसे पूछता है गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये गुजरात हो जाएगा। एक जगह ही आपको करा दे रहे हैं। ठीक अगर आपसे पूछ दे नल सरोवर अभयारण्य, तो ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए सोमेश्वर अभयारण्य, जो अभी बताए थे कुछ देर पहले, कर्नाटक में हो जाएगा। एक ध्यान रखिएगा भद्रा अभयारण्य, शायद कम लोग नाम सुने होंगे, तो ये भी आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए तंसा अभयारण्य, कौन सा अभयारण्य? तो तंसा अभयारण्य, नाम सुने हैं ये सबका? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए आपके लिए मौजूद भी था। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे डाम्फा अभयारण्य, डाम्फा अभयारण्य, ये सब महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं, गिन चुन के प्रश्न इसी से मिल जाता है आपको। मिजोरम हो जाएगा, इससे संबंधित कौन राज्य हो जाएगा? मिजोरम। और अगर ध्यान रखना चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं एक अबोहर अभयारण्य, अबोहर अभयारण्य, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा पंजाब में। तो देखिए जिस तरह से हमें लगता है कि वन्य घुड़कर वन्य जीव अभयारण्य बहुत कम लोगों को ध्यान रहेगा, उसी तरह से आप इसमें कैमूर, गिर, नल ये सबको याद हो जाता है, लेकिन यहाँ भद्रा, अबोहर और डाम्फा इसको ज़्यादा ध्यान में आपको रख लेना है। ठीक चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। और ये बिहार शिक्षक भर्ती वाले जो भी तैयारी में लगे हैं जीके जीएस के लिए, सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि आपको सारे विषय का एनसीईआरटी बेस्ड निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है। और आज तो आपको PYQ कराया जा रहा है डिटेलिंग के साथ, तो लास्ट तक क्लास को देखा करें, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं, क्लास कैसी लगती है बताया करें, बाकी वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिए। और ये जो भी जानकारी है आप लोग इसको देख लिया करें। चलिए आगे के प्रश्न को डील करेंगे, ज्योग्राफी के PYQ में बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? बताइए, ये चीज़ तो हम आपको पहले ही क्वेश्चन में डिस्कशन में दे चुके हैं। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं आपको पता है कि केरल जो है केरल में मतलब लगभग कहिए तो 1 जून को, लगभग 1 जून को क्या होता है, अरब सागर से पश्चिमी तट पर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। और यही तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, मानसून की बात आई है तो मानसून जो है जून के प्रथम सप्ताह में अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी से
बंगाल की खाड़ी से भारत के क्या होता है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है, तो प्लीज नोट डाउन किया कीजिए। ठीक, यानी कि जून के मध्य तक मानसून भारत के मध्य भाग में समझिए फैल जाता है। और कुछ देर पहले ही हम आपको बता चुके कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है क्या है, मुख्यतः भारत में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो इसको लिखना नहीं है क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। और अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है क्या, मानसून। मौसमी शब्द से क्या बना हुआ है, तो मानसून। कई बार ये भी आपको पूछ लिया जाता है, तो जो भी आपको बिंदु बताया जा रहा है एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, और ये सब आपका पूछा हुआ प्रश्न है, और यही सब आपको इतना बार हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप लोग सीरियस होते ही नहीं, तो हम क्या करें। और देखिए, आज आपको जो डिस्कशन में हम पहले ही करा चुके कि गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाता है, जो कि कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक, और इसके पहले हम लोगों ने कितना सारा अभयारण्य के बारे में भी जान लिया। वही अगर आपसे पूछ ले कि टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है, टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है, तो वो मध्य प्रदेश को बोला जाता है। स्टेट्स की बात आई है टाइगर की, तो ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर पूछ लेता है क्या, कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में। कब, तो 1973 में। सॉरी, देखिए बोलते बोलते मेरा आवाज़ भी भस रहा है, लेकिन आप लोग मेहनत समझते ही नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या प्रारंभ कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। ठीक, वहीं अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम बार बाघ का गणना कब हुआ था, तो प्रथम बार अगर पूछे कि बाघ का गणना कब हुआ था, तो जब गणना पूछे तो ध्यान रखिएगा ये 1972 में हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुआ था 1973 में। और प्रोजेक्ट से याद आया, एक पूछ लेता है प्रोजेक्ट हाथी का, प्रोजेक्ट हाथी योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है 1992 में। भर भर के पूछता है ऐसा प्रश्न। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से समय से कितना आगे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कितना आगे है ये आपको जानकारी भी होगी, तो अच्छे से पता है कि 5.5 घंटा आगे है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वही बात करें भारतीय मानक समय की, तो आपको पता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर है। ये भी एक प्रश्न इससे बन जाता है, तो ये जानकारी ध्यान रखना है। और ग्रीन बीच की बात करेंगे, ग्रीन बीच मध्य समय, ग्रीन बीच मध्य समय, तो ये कितना 0 डिग्री देशांतर है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, दोनों का पूछ लिया जाता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व के बढ़ने पर क्या होता है, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, ये आप पढ़े भी होंगे। वहीं एक प्रश्न आपसे ये भी पूछेगा कि यदि ग्रीनविच पर दोपहर के, ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो भारत में आप ध्यान रखिएगा, भारत में शाम का क्या होगा समय, भारत में शाम का 5:30 समय होगा, PM, AM नहीं PM, PM समय हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं। और लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट भी करके बताया करें। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो जंगल का नाम बताना है, और वो जंगल कौन सा हो जाएगा। ए में है आपका टैगा वन, बी में है टुंड्रा वन, और सी में है अमेजन वर्षा वन, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चूंकि अमेजन वर्षा वन की अगर बात आई है, तो ध्यान होना चाहिए ये उष्ण कटिबंधीय
उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, जो क्या होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी बेसिन में विस्तृत है। पूर्ण रूप से लिख सकते हैं आप चाहे तो, अमेजन नदी बेसिन में विस्तृत है। विस्तृत है, ठीक, ये बात हो गया। वही बात करें, लगातार बोलने से होता क्या है, कभी कभी गला में खराश टाइप का आ जाता है, वही हो रहा है, पर कोई बात नहीं, कुछ सेकेंड का बात है, फिर आप लोग को सही से आवाज़ जाएगा। वही बात करें, इस क्षेत्र में अमेजन वर्षा वन की बात आई है, तो पूरे वर्ष की अगर हम बात कर ले तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। कितना से? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ये एक पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। और इसी अमेजन वर्षा वन जो है अपनी विशालता के कारण ही क्या है, कार्बन सिंक और पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। टाइगा वन की अगर हम बात करें ना, तो विश्व का लगभग ये जो है 29% वन को क्या करता है, कवर करता है। तो ये प्रतिशत भी आपसे पूछ सकता है। टाइगा वन से आप एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं, इसको बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरियल फॉरेस्ट। तो हो सकते हैं आपसे यही पूछ दे, बोरियल फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका टाइगा वन को कहा जाता है। ठीक, चलिए 12 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? राजस्थान का सफेद शहर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है किसको? उदयपुर को। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। राजस्थान का सफेद शहर हो गया कौन? तो उदयपुर हो गया। और इसी उदयपुर को ध्यान रखिएगा कि झीलों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो हो सके इसकी जगह आपसे इस बार ये पूछ लिया जाए। वहीं आपसे पूछे कि गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है? गोल्डन सिटी, तो ये कहा जाता है जैसलमेर को। राजस्थान का क्या हो जाएगा? जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। ठीक, ये बात हो गई। वहीं अगर आपसे पूछे पिंक सिटी किसको कहा जाता है, तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो ये जयपुर को कहा जाता है। ठीक, और जयपुर को ध्यान रखिएगा। बताइए, भारत का पेरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। उसी तरह से अगर बात कर ले, हम क्या कहता है, चूंकि ये आपका राजस्थान से संबंधित ही आ रहा है, तो उदयपुर के बारे में जान गए, जैसलमेर के बारे में जान गए, पिंक सिटी जयपुर के बारे में जान गए। एक आपसे पूछ सकता है ब्लू सिटी। कौन सिटी? ब्लू सिटी और सूर्य नगरी, दोनों उपाधि उपनाम, ये किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में जोधपुर को कहा जाता है, राजस्थान के जोधपुर को। तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। हो सके अगले बार आपसे TRE 4 में इसी में से कोई एक प्रश्न आ जाए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। जो पूछा गया है उससे रिलेटेड ही प्रश्न और बनेंगे ना। 13 नंबर की बात करते हैं। भारत की मानक यामियोत्तर रेखा है, बताइए। जो जो आपको हम डिस्कशन दे रहे हैं वैसा ही प्रश्न आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल भी जा रहा है। तो सोचिए एक प्रश्न से आपको किस तरह से घुमा फिरा के और भी प्रश्न तैयार किया जाता है। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं कि जो भारत की मानयोत्तर रेखा है की अगर बात आएगी तो ये 82.5 डिग्री, इसके पहले वाले प्रश्न में ही हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको आया है ना जी, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो यहाँ देखिए, ये लीजिए ऑप्शन भी एक ही जगह हो गया, पूर्वी देशांत। अच्छा, यहाँ 83 है, ध्यान दीजिएगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पर एक पॉइंट बस ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हम इस पर डिस्कस पहले ही कर चुके। पूछेगा कि भारत का जो मानक यामियोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है,
तो 5 राज्यों से। और इसका एक आपको ट्रिक भी हम बता देते हैं कि किस तरह आप ध्यान रखते हैं। उमछौआ डांस एक हो, ट्रिक ध्यान रखिएगा, उमछौआ। तो उमछौआ की अगर हम बात कर ले, यही तो आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है कि भारत के, अच्छा पूछा तो जो जा रहा है और ये पूछ सकता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो 5 राज्य में उमछौआ ट्रिक हो गया आपका, जिसमें ऊ से आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया, और क्या कहता है, और आप ध्यान रख सकते हैं उड़ीसा हो गया, और लास्ट कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर आपसे पूछ दे प्रश्न कि क्या कहता है, विश्व को कितना टाइम जोन में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और 2 देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, ये पूछे तो 2 देशांतर के बीच अगर अंतर पूछ ले तो अंतर कितने का होता है, 4 मिनट का। वहाँ पर कुछ और आपको सॉल्यूशन में डिटेलिंग दे दिए, यहाँ पे कुछ और आपको जानकारी दे दी गई। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर से पार्क संबंधित आ गया आपका प्रश्न, लेकिन यहाँ आपसे सबसे बड़ा पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न पूछ ले ना कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन था, भारत का प्रथम नेशनल पार्क, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ध्यान देना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ सबसे बड़ा पूछा गया, तो ये आपका हो गया हेमिस नेशनल पार्क। तो ध्यान से थोड़ा आंसर करना है आपको। वहीं बात करें कि इसके पहले भी हम कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करें और आपसे क्या पूछ सकता है, इसके पहले भी तो हम लोग बहुत सारा कर चुके। एक ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है सलीम अली, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। और एक और ध्यान रख लीजिएगा, किश्तवाड़, जो वहाँ पर छूट गया था यहाँ पर करवा दे रहे हैं, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। डाची ग्राम, ये तो आपको बता भी चुके हैं, डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों की अगर हम बात करेंगे तो तीनों ये कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, तो एक जगह इसको तीनों को। और ये हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, देखिए ये ध्यान में नहीं रहा बताने का, तो ये हेमिस पार्क आपका लेह लद्दाख में स्थित है। और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान देश में कहेगा तो कहाँ हो जाएगा, एमपी में हो जाएगा। और एमपी को ही क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। तो आपको यकीन भी देखिए कि जो प्रश्न डिटेलिंग में कराए जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न भी आपको मिल जा रहे हैं, और एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से आपको बोल दे रहे हैं। ठीक, चलिए 15 नंबर को देख लेते हैं। यह लीजिए, फिर से वन्य जीव अभयारण्य, और पूछा हुआ ही प्रश्न है, आप लोग PYQ देखा कीजिए सेट प्रैक्टिस। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, फिर से आ गया, तो ध्यान दीजिएगा ये झारखंड में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ये झारखंड में स्थित है। उसी तरह झारखंड में एक और ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है अगला बार कि बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये झारखंड के पलामू में स्थित है। ये चीज़ पूछ सकता है झारखंड से। बिहार के अगर हम बात करें ना, तो बिहार में आप किसको किसको ध्यान रख सकते हैं जो मोस्ट पूछा जाता है, जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात पश्चिमी चंपारण। ठीक, और अगर हम बात करें तो आप किसको ध्यान रख सकते हैं, मुंगेर का भीम बांध अभयारण्य,
भीम बांध अभयारण्य, जो एग्जाम में भर भर के रिपीट होते रहता है। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है और कहाँ का, नालंदा जिले का, एक ध्यान रखिएगा, राजगीर अभयारण्य। राजगीर अभयारण्य कहाँ का हो जाएगा, तो नालंदा जिले का हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले क्या कहता है, और क्या पूछ सकता है, एक पूछ सकता है आपसे विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, तो ये आपका कहाँ है, भागलपुर जिला में स्थित है। पूछता है, मिलान के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, कुशेश्वर पूछ ले, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है, तो ये आपका बिहार कहाँ पड़ेगा, दरभंगा जिला में जी, दरभंगा जिला में पड़ेगा कौन, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। ठीक, तो ये आप छोटा छोटा पॉइंट के रूप में इसको एक जगह लिख लिया करें। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब आ गया है आपका चैनल से संबंधित प्रश्न, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए में है लक्षद्वीप, बी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सी है भारत चीन सीमा, डी है एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो जब बात आई है 9 डिग्री चैनल का संबंध, तो ये किससे आपका हो जाएगा, लक्षद्वीप से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ इसका राइट आंसर। चूंकि आपको पता है कि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप के कन्नानूर द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। ठीक, वहीं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये 10 डिग्री चैनल से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल से संबंधित हो जाएगा। और अगर बात करें 8 डिग्री चैनल को क्यों छोड़े, 8 9 10 कर लिए तो 8 रूठ जाएगा ना। तो 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये मिनिकॉय द्वीप और क्या कहता है, मालदीव से संबंधित, यानी मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को क्या करता है, अलग करता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। एक आपसे पूछ सकता है किसके बारे में, ग्रेट चैनल, चैनल की बात आई है तो ग्रेट चैनल से किसको ध्यान रख सकते हैं कि सुमात्रा, सुमात्रा जो कि कहाँ आपका पड़ेगा, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। तो सुमात्रा और किसको, निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है, अलग करता है। कौन चैनल, तो ग्रेट चैनल। तो ये सब सारी जानकारी एक जगह ही आपको इकट्ठा दे दी जाती है, तो इसको लिख लिया जाए। और हाँ, यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड प्रश्न एक और रहता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि ये सब प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, बताया भी गया है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। 17 नंबर, कौन सा स्थान केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो है हो जाएगा कौन सा, कन्याकुमारी। ये किस नाम से जाना जाता है, केप कोमोरिन के नाम से। अंग्रेज, ये भी पूछता है कि इसको ये नाम किसने दिया था, तो ब्रिटिश ने या फिर किसने, अंग्रेजों ने ये नाम इसको दिया था। वही खजुराहो ऑप्शन नंबर ए में था, खजुराहो की बात करेंगे तो ये चंदेल वंश की राजधानी थी। किस वंश की, तो चंदेल वंश की क्या थी, राजधानी थी। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। वहीं आपको कन्याकुमारी में एक चीज़ और ध्यान रख लेना है, कन्याकुमारी से ही यहाँ पर डिटेलिंग आपको दे देते हैं क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, विवेकानंद, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, रॉक मेमोरियल जो है कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में स्थित है। और कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो देखिए एक से कैसे कैसे और भी प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर हम बात करें क्या कहता है इसमें, और आप क्या जान सकते हैं, नाम किसने दिया जान ही गए। और हाँ, पूछ लेता है आपसे क्या, कि जो ये कन्याकुमारी है इस किस हिंदू देवी को समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा, ये देवी कन्याकुमारी, देवी मतलब कि किस हिंदू देवी को समर्पित है, तो ऑप्शन में आपको रहेगा देवी कन्याकुमारी,
देवी दुर्गा भी रह सकता है, देवी सरस्वती, लेकिन मानना क्या है आपको, कन्याकुमारी का कन्याकुमारी ही, जिन्हें भगवती दुर्गा का अवतार माना जाता है। अवतार पूछे इनको किनका माना जाता है, तो भगवती दुर्गा का अवतार इनको माना जाता है और इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये चैनल संबंधित जानकारी तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर से ज़रूर किया करें। आप लोग का एक लाइक एक कमेंट हमें भी मोटिवेशन देता है। बताया करें क्लास कैसी लगती है और किस विषय का आपको PYQ कराया जाए इसी तरह डिटेलिंग से, और वो भी बिल्कुल NCERT बेस्ड दिया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसको एक बार देख लिया कीजिए और सेशन को लाइक तो ज़रूर ही करिए। आगे की ओर देखते हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच है? दो नदियों के बीच है, ये आपसे पूछा रहा जा रहा है नेपाल हिमालय का। तो आपको पता है कि जो हिमालय का, पहले एक पॉइंट तो यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि हिमालय का पारदेशिक विभाजन जो है, पारदेशिक अगर विभाजन की बात करें तो उसका क्या है, 4 भाग है। पारदेशिक विभाजन के क्या है, 4 भाग हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय हो जाएगा। और पंजाब हिमालय दूसरा कौन सा हो जाएगा, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नेपाल हिमालय, जिसके बारे में हमसे प्रश्न किया जा रहा है। और चौथा हो जाएगा ये आपका कौन सा, असम हिमालय। ठीक, असम हिमालय। तो अगर हम बात करें नेपाल हिमालय के विस्तार का, तो ये काली और तीस्ता नदी के बीच है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर हम पंजाब हिमालय की अवस्थिति की बात कर लें, यहाँ पर पंजाब हिमालय, तो ध्यान रखिएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच, सिंधु और सतलज नदी के बीच हो जाएगा। तो हो सके आपसे इसका ही पूछ दिया जाए। वही कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा सतलज एवं क्या कहता है, काली नदी के बीच, सतलज एवं काली। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ था ऑप्शन ए में ही, तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका कुमायूं हिमालय का अवस्थिति हो जाएगा। ठीक, नेपाल हिमालय का हम जान ही गए कि काली एवं तीस्ता हो जाएगा। और लास्ट क्या बचा आपका, असम हिमालय। तो अगर असम हिमालय की अवस्थिति की बात करेंगे तो तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में भी मौजूद था। तो ये आपका हो गया असम। तो देखिए इस तरह से आगे हो सके ये आपको पूछा गया है TRE 4 में, इनमें से कोई एक पूछ दिया जाए तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है और नोट डाउन भी करते हुए चलना है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है, बताइए। ये प्रश्न कौन होंगे जिनसे गलती हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो इसका सीधा सीधे आंसर हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चूंकि नाइट्रोजन का पूछा जा रहा है तो 78% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और वहीं अगर पूछता, चूंकि आपको पता है कि वायुमंडल में तो अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें आपसे ऑक्सीजन का भी मात्रा पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना हो जाएगा, 21%। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा 0.03% हो जाता है मात्रा, पूछा जाता है, इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। वहीं अगर आपसे पूछे और क्या पूछ सकता है आपसे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो सकता है, किसकी बात आई है, ऑक्सीजन की हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो गया। अगर इसमें बात करें, ये दोनों को अगर ले लें, नाइट्रोजन और क्या कहता है ऑक्सीजन को, तो 99% तो यही दोनों गैस क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अगर दोनों, यानी कहने का मतलब हो गया कि वायुमंडल का लगभग 99% हिस्सा इन्हीं दोनों गैसों से मिलकर बना है। किन दोनों गैसों से, तो नाइट्रोजन और क्या कहता है ऑक्सीजन से। ये मेरा कहने का सेंस था।
तो आप समझ भी गए होंगे। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे। और एक प्रश्न भर भर के पूछता है, क्या पूछता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसका मुख्य कार्य अगर आपसे पूछ ले तो, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलना। और भी तरह से ऑप्शन रह सकते हैं, वो आप समझ लीजिएगा। कई बार आपको हम कराए भी हैं हर ढंग से, उपयोगी रूप में बदलना। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व पहाड़ी कौन सी स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सेवरॉय हिल, यानी सेवरॉय पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। पूर्वी घाट आपको पता है कि दक्षिण पठार के पूर्वी किनारों पर स्थित भी है। और इसमें कुछ और पहाड़ी के नाम की अगर हम बात कर ले, यानी जैसे ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से लिख देते हैं कि पूर्वी पहाड़ी में, सॉरी पूर्वी घाटी में जी, पूर्वी घाट में अनेक पहाड़ी, जैसे कि नाम जिसका ध्यान रख सकते हैं नल्ला मलाई हो गया, हो सके ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कौन नहीं है। बेलीकोंडा हो गया, एक सेवरॉय जान ही गए। उसी तरह से एक जवादी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये भी पहाड़ी के बारे में TRF 3 में, वही पालीकोंडा हो गया। ये सब क्या है, आपका पूर्वी घाटी के पहाड़ियाँ हैं। ठीक, और पूर्वी घाटी से किसी भी बड़ी नदी का उद्गम नहीं है, बड़ी नदी का बोल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। वहीं आपको पता है ये गारो, जयंतिया, ये तो काफ़ी भर भर के पूछ लेता है। तो ये पहाड़ी कहाँ, मेघालय पठार में, मेघालय पठार के क्या कहते हैं, पश्चिम भाग में गारो पहाड़ी और मध्य भाग में क्या है, खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है। ये कई बार आपको हम बता भी चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधे बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन ए है लोहित नदी, बी है अलकनंदा नदी, सी है गोमती नदी, डी है एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियों की इनमें से बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहित नदी। कौन सी नदी, लोहित नदी। और क्या प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात आई है तो तिब्बत में इसको पूछता है किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में तब क्या ध्यान रखना है, इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो दिहांग नाम से जाना जाता है। पूछ देता है आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, तो वो ध्यान रखिएगा असम का कौन सा द्वीप हो जाएगा, माजुली द्वीप। कौन द्वीप, तो माजुली द्वीप, यानी असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाएगा तो। और हाँ, यहाँ पर एक चीज रह गया कि अगर पूछे बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नाम से जाना जाता है। और पूछते रहता है प्रश्न, ऐसे ही नहीं आपको बताया जा रहा है। ठीक, वहीं अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि क्या कहता है, ब्रह्मपुत्रा में दाईं तरफ से बहने वाली सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, तो कुछ नदी का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर दाहिने तरफ से पूछे तो ब्रह्मपुत्रा में नाम ध्यान रखिएगा सुबनसिरी नदी हो जाएगा। और क्या कहता है, जिया भरेली नदी हो जाएगा, जिया भरेली नदी हो जाएगा, मानस नदी हो जाएगा। ठीक, अगर यही आपसे पूछे कि
ब्रह्मपुत्रा में बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, तब तब उसमें आपको देखिए ध्यान रख लेना है कौन कौन सा। एक तो लोहित हो गया, लोहित नदी, और क्या नाम ध्यान रखना है, कापीली नदी, काफी कम लोगों को ध्यान होता है, एक जगह नोट डाउन करिएगा। धनसिरी नदी, ये सब आपको बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हो जाएगी किसकी, ब्रह्मपुत्रा का। तो कितनी सारी जानकारी आपको इसमें दे दी गई। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी क्लास लगी। सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।